सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बीएसबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का जो पूरे एनसीईआरटी बुक से एकदम हैंड से चुनकर ले लाए हैं, जो ओनली मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी बुक से। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि याद करने में हेल्पफुल हो सके 2024 का एग्जाम में। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर फिजिक्स का है। पूरे 70 कितना है बता दूं कि पूरे इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना? 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूरे एनसीईआरटी बुक से चुनकर है। और ऐसा भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूछता है अगर एग्जाम में किसी से तो एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, बंद रहिएगा। तो चलता हूँ आज का क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया गया है। दोनों में प्रोवाइड किया गया है। जिनको हिंदी सुविधा लगे वो हिंदी में याद करेंगे और जिनको अंग्रेजी में सुविधा लगेगा वो अपना अंग्रेजी में याद कर पाएंगे। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, क्या क्षेत्र आवेश का घनत्व है जो न्यू है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया। तो बता दूं कि न्यू, इसके पास न्यू है, जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है मतलब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है न्यू बाई टू म्यू नोट। तो देखिए कहाँ दिया गया है, तो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन ए में था। क्या हो गया? न्यू इक्वल टू न्यू बाई टू म्यू ए एप्सिलॉन नोट हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोल रहा कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए आप लोग जिनका इंग्लिश में होगा वो इंग्लिश में भी याद कर पाएंगे। तो बता दूं दोस्तों कि दो को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ANC पर -1 होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। कितना से हमेशा अधिक होता है? किसका? तो पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक। तो बता दूं दोस्तों कि 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 से हमेशा क्या अधिक होता है। क्या? 1 से हमेशा अधिक होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया, सी हो गया करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मार लीजिए। ऐसे तो सभी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मरा दे रहे हैं कि किलोवाट घंटा KWH जो मात्रक है वो किसका है? शक्ति का है, ऊर्जा का है, बल अघूर्ण का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बता दूं दोस्तों कि 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात एनर्जी का होता है। किसका होता है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो तो KWH अर्थात किलोवाट घंटा। तो किसका हो गया? एनर्जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मार लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा कि परिपथ का गुण जो परिपथ ऊर्जा को ताप में बदलता है वह कहलाता है। क्या? विद्युतीय ऊर्जा को किसमें? तो ताप में बदलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं, धारा कहते हैं, वोल्टा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं दोस्तों कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात प्रतिरोध हो जाएगा। क्या? प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा न्यू चैनल है जिसके वजह से आप लोग को लग रहा होगा न्यू चैनल। देखिए मेरा न्यू चैनल नहीं है, बल्कि मेरा जो दूसरा चैनल का नाम था उसका नाम था गुरु मस्ती GNMT। क्या? गुरु मस्ती GNMT, ये मेरा दूसरा चैनल है, समझे। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT। वो यूट्यूब के द्वारा किसी तरह किसी टेक्निकल इशू की वजह से कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है। तो मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ, तो फुल सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके GMG क्लासेस को। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवा हो गया छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है। बोल रहा कि दिए गए परिपथ में A और B के बीच समतुल्य जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो गया। चलिए इसमें तो चित्र पारा ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ दिया गया कि परिपथ में, चित्र में दिया गया, तो चित्र नहीं दिया गया। तो चलिए बता दूं डायरेक्ट कि 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। क्या हो गया? 2 पाई हो जाएगा। यहाँ दिया गया था, इस तरह से दिया गया था। देखिए आप लोग पार देते हैं, इस तरह से दिया गया था, इस तरह से किया गया था, समझे। अब सभी में क्या था? 2 ओम था, 2 ओम था, यहाँ भी था 2 ओम। तो बता दूं तो इसमें जो बीच समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो गया? तो 2 ओम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो बता दूं दोस्तों कि 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात N/m। करेक्ट आंसर ऑप्शन
बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन बोला कि चुंबकशीलता का बीमा डायमेंशन, मतलब कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म इज, मतलब चुंबकशीलता का जो बीमा होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी होता है, अर्थात क्या एम एल, क्या होता है एम एल टी टू आई टू, आई टी के पावर 2 और आई के पावर 2 होता है। तो करेक्ट आंसर कहाँ दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन डी में राइट आंसर हो गया एम एल टी T2 और I2, मतलब एम एल टी के पावर 2 और आई के पावर 2 होता है किसका, तो चुंबकशीलता का बीमा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर जाती है, मतलब आर का जो त्रिज्या आधा मान है उसको क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन आधा कर दिया जाता है, तो यहाँ एम दिया गया है आर के बदले, तो क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया m/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा m/2 हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है कि तांबा अर्थात कॉपर है, कॉपर क्या है, प्रति चुंबकीय है, लौ चुंबकीय है, अनु चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बता दूं दोस्तों को तांबा है जो कॉपर वो क्या है, तो वो है प्रति चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स है, प्रति चुंबकीय पदार्थ हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कौन, तो कॉपर। आगे चलते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन बोला कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, चलिए इसको MVVI मार लीजिएगा, MVVI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। डायनेमो के कार्य को सिद्धांत जो आधारित है वो किस पे है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर, किसके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। चलिए आप लोग याद कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन पे। 12वां बोरा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स का नियम कहते हैं, ओम्स का नियम कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं, या एम्पियर का नियम कहते हैं। तो बता दूं दोस्तों कि 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात फैराडे का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, तो फैराडे का नियम बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन के धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कि अगर धात्विक चालकों का ताप बढ़ता है ना तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो वो भी बढ़ता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर चालक ये भी बढ़ेगा तो उसके साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 14वां पे। 14वां क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर जो नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 0 होता है। कितना, 0 डिग्री मान होता है, नमन कोण का मान होता है किस पे, तो विषुवत रेखा पे। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत कम समय में ज्यादा प्रॉफिट, मतलब पैसा कम माल ज्यादा, कम टाइम और क्वेश्चन को ज्यादा हम लोग देख पाएंगे। देखिए क्या बार 15 में कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण पूछ रहा है का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात स्थिर रहता है। क्या होता है, तो स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्यों रहता है स्थिर, क्योंकि उसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। आगे चलते हैं दोस्तों 16 पे। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो बता दूं दोस्तों कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गामा किरणें हो जाएगा, क्या, गामा रेज, गामा किरणें हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 17वां पे। 17वां बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, चलिए यहाँ क्या मारना, नहीं है, उसको हम लोग को बताना है। तो बता दूं दोस्तों कौन नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन ए नहीं होता, अल्फा किरणें नहीं होता। कौन, अल्फा किरणें उसका चुंबकीय तरंगे के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आता है कौन कौन, तो गामा किरणें आता है, अवरक्त किरणें आता है, एक्स किरणें आता है। चलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, नहीं आता है सो। आगे चलते हैं दोस्तों 18 पे। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब कांच में प्रवेश करेगा, यहाँ इस तरह से इसको मान लीजिए, क्या, इसको मान लीजिए हम लोग
कांच मान लीजिए इसको। अब इस तरह से गया, अब इसको में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इसको में अगर प्रवेश करेगा तो क्या होता है दोस्तों, तो इसका तरंगदैर्घ्य पूछ रहा क्या होता है, तो बता दूं दोस्तों क्या होता है कि घाट जाता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्या डिक्रीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते दोस्तों 19 पे। 19वां क्वेश्चन बोला कि मृग मरीचिका, क्या मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, फुल इंटरनल रिफरेंस, क्या रिफ्लेक्शन, समझे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे चलते हैं दोस्तों 20वां पे। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। आप लोग का फिर से सूचित कर दूं कि मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा फॉर एग्जाम 2024 के लिए, या हर एग्जाम के लिए मार लीजिएगा, समझे, मात्रक और बीमा का। तो लेकिन हम लोग का यहाँ पूछ रहा है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है, तो दोस्तों बता दूं कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 21 पे। 21 पे। 21 में बोल रहा है कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों, का एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों, तो संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात f/2 हो जाएगा, क्या f/2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 22वां पे। 22वां क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एमआई मार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम इनमें से किसको कहते हैं हम लोग, तो बता दूं दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन μ = 10 IP। μ = क्या होता है 10 IP, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 23वां पे। 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रकाश किरणें के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, मुड़ने की घटना क्या बोलते हैं हम लोग, तो विवर्तन बोलते हैं, क्या विवर्तन बोलते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात डिफ्रेक्शन कहते हैं, डिफ्रेक्शन। आगे चलते हैं दोस्तों 24 पे। 24 देखिए अभी तक 1 से 24 तक करते करते मात्रक और बीमा कम से कम 4-5 आ गया है, तो मात्रक और बीमा को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा और सभी का मात्रक और बीमा याद कर लीजिएगा ताकि हर एग्जाम में पूछता है वो वाला। बोले कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक का जो बीमा होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो बता दूं कि प्लांक स्थिरांक का जो बीमा होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए अर्थात ml² T/-2, क्या ml2 T/-1 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों प्लांक स्थिरांक का बीमा। आगे चलते 25 पे। 25 क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था, प्रतिपादन किया था, वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, बोर ने किया था, डाल्टन ने किया था या प्लांक ने किया था। तो बताओ दोस्तों 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाता है। प्लांक स्थिरांक का नियम आप लोग पढ़े होंगे, वो किससे रिलेटेड है, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक स्थिरांक ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 26 पे। 26वां क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का जो नाभिक बना होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, तो नाभिक में क्या क्या रहता है, तो हम लोग पता होना चाहिए P+ के नाभिक है, नाभिक में P+ के N रहता है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों 27 पे। 27 में देखिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का देख रहे हैं, यहाँ हिंदी है यहाँ इंग्लिश है। जिनका हिंदी में याद करने का मन होगा वो हिंदी में याद करते चलेंगे और जिनका इंग्लिश में मन होगा वो इंग्लिश में करेंगे। बोल के द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध, इसमें जो सही संबंध है वो क्या है, तो बताओ दोस्तों इसका जो सही संबंध होता है वो क्या होता है, तो होता है mc² = E होता है। तो कहाँ दिया गया है दोस्तों, तो बता दूं कि राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया, mc² E होता है किससे संबंधित है, तो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य संबंध यही दर्शाता है, mc² E होता है। आगे दोस्तों 28 पे। 28 में देखिए डायरेक्ट मारना है हम लोग का, बनाना नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव क्लास नहीं हो रहा है। दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में से द्विआधारीय संख्या क्या होता है, तो ये वाली याद करने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही वाला बार बार पूछता है, 25 पे का पूछता है ज़्यादा, तो डायरेक्ट आप लोग याद कर लेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कितना, तो 11,001 के होल ट्वाइस होता है 25 का द्विआधारीय संख्या। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मार लीजिए, डायरेक्ट इसको कंठस्थ करके याद कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते 29 पे।
29 में बोल लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम जो संबंधित है दोस्तों किससे है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या संवेग से। तो बता दूं कि 29 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा से। लेंज का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो एनर्जी से, समझे? किससे? तो एनर्जी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं तो 30 पे, 30 पे। 30वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो इसको भी चलिए आप लोग एम आई मार लीजिए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी मार लीजिए फोर ना। बोले कि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया वो एनसीईआरटी बुक से चुनकर बताया गया है, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोल के और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो बता दूं कि चलिए थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ आप लोग का कि और गेट का जो बुलियन व्यंजन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ए प्लस के बी इजकल टू वाई होता है। तो कहाँ दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए में दिया गया, ए प्लस के बी इजकल टू वाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। ऊपर जो दिया हुआ रहता है वो नहीं रहता, बल्कि ये ए वाला नहीं रहेगा, डायरेक्ट ए प्लस के बी इक्वल टू वाई होता है और गेट का बुलियन व्यंजक। चलिए और इससे रिलेटेड याद कर लीजिएगा। और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नाइंड गेट हो गया, नोट गेट हो गया, और गेट हो गया, ये सब इसका जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वो सब उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोला आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा गारंटी के साथ। आगे चलते हैं दोस्तों 31 पे। 31 में वर्ग आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक जो होता है वो कितना क्या होता है? तो बता दूं दोस्तों कि क्या होता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है? तो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में होता है। तो कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी में झलक रहा है। 0 और 1 के बीच में होता है आयाम मॉड्यूलेशन का सूचकांक होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, 0 और 1 के बीच में। आगे चलते हैं दोस्तों 32 पे, 29 32 पे। 32 में वर्ग ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है जो कौन है? पोटेंशियल मतलब विभव है, करंट मतलब धारा है, या आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में जो नियत रहने वाला भौतिक राशि है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात आवृत्ति। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता क्या, कहाँ गया भाई, एक मिनट। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता क्या होता है, कहाँ गया? उसका जो फ्रीक्वेंसी होता आवृत्ति होता है वो क्या रहता है? तो हमेशा नियत रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 32 पे हो गया 33 पे। 33वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा 1% की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर डायरेक्ट मार लीजिएगा, G/99 हो जाएगा। क्या? G/99 होगा करेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको कोई सब्जेक्टिव वैसा बनता नहीं है हाली। आज चलते 34 पे। 34वां क्वेश्चन बोला दोस्तों कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? तो धारा प्रवाहित की जाती है यदि कुंडली की त्रिज्या दुगनी कर दी जाता है। क्या? कुंडली का जो त्रिज्या है उसका दुगना कर देते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के जो तीव्रता का मान हो जाएगा दोस्तों वो कितना रहता है? तो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात आधा हो जाता है। क्या? उसका हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है, समझे? आधा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, जो ऑप्शन बी याद किए। चलिए आगे चलते 35 पे। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पे आधारित है दोस्तों? तो बता दूं कि 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है डायनेमो के सिद्धांत। तो क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते दोस्तों 35 से हो गया 36 पे। 36 में बोला कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक। देखिए ना, बोले कि मात्रक और बीमा से बहुत सा पूछा है तो आप लोग मात्रक और बीमा से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी याद कर लेंगे। विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है दोस्तों बता दूं क्या होता है? तो वोल्ट पर मीटर होता है। क्या? वोल्ट पर मीटर होता है, समझे? वोल्ट पर मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते दोस्तों 37 पे। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रकार से कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता से है, प्रत्येक की धारिता क्या है? 3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसके तुल्य जो धारिता हो जाएगा, क्या? तुल्य जो धारिता हो जाएगा वो क्या हो गया? तो इस तरह से जुड़ा हुआ है तो जो तुल्य जो धारिता हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो गया? तो राइट आंसर होगा C/3 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? C/ इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? C/3। मतलब कहाँ? C/3 ऑप्शन सी में। आगे जाते हैं दोस्तों 38 पे। 38 में देखिए हेनरी का मात्रक होता है। हेनरी का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? तो हेनरी का जाहिर सी बात है कि राइट आंसर क्या हो गया? तो हेनरी का जो मात्रक होता है वो होता है
प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध कहाँ दिया गया मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन सी में दिया गया प्रतिरोध। आगे चलते हैं दोस्तों 38 हो गया 39 पे। 39 में बोल रहा कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान जो होता है कितना होता है? तो 939 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए था शून्य होता है, 0 के बराबर होता है। कितना? एक पूरे चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान होता है वो 0 होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 40 पे। 40 में बोल के व्हाइट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर। तो बता दूं दोस्तों कि उच्च प्रतिरोध से जो मापा जाता है वो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। व्हाइट स्टोन ब्रिज से जो मापा जाता है वो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापकर बताता है कि हाँ ये जो कितना ऊंच है वह कितना नीचे अवस्था में चल रहा है। सो आगे चलते हैं दोस्तों 41 पे। 41 में देखिए बता रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उसे समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का समतुल्य जो धारता हो जाएगा कितना दिया गया है? 1 ओम दिया गया। उसको 4 बराबर टुकड़ों में काटकर समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं हम लोग किसमें? तो समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उसका जो दिया गया समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों के 1/16 होगा। जाहिर सी बात है कि 4 बराबर में काटेंगे तो 4 चौक 1/4 के 16 हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 42 पे। 42 में बोल के विद्युतीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? मतलब वही एसआई इकाई या एसआई मात्रक बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की जो इकाई होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वेबर। फ्लक्स के जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वेबर। चलिए आगे चलते हैं 43 पे। 43 में देखिए मात्रक और बीमा गर्दाकार है। सभी मात्रक को पहले फिर से सूचित कर दूं कि मात्रक जितना भी दिया गया है एसआई मात्रक उसको आप लोग पहले एम वी वी आई मार लीजिए। एम वी वी आई मार लीजिए। मस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है पूछ रहा है आपकी। तो बता दूं कि विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 44 पे। 44 में बोल रहा कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ठोस है, द्रव है, गैस है या उपयुक्त सभी? अनुचुंबकीय द्रव पदार्थ कौन है? तो 44 का राइट आंसर होगा दोस्तों ठोस। कौन है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है तो ठोस हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 45 पे। 45 में स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक मारिए। स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा दोस्तों? तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हेनरी। क्या? हेनरी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 46 पे। 46 में क्या दिया गया है? 46 में बोल रहा है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था डायनेमो। डायनेमो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है मतलब बदल देता है तो क्या हो गया? उसको डायनेमो बोलते हैं। आगे चलते दोस्तों 47 पे। चलिए इसको हम नहीं बताएंगे बल्कि आप लोग बताइएगा। प्रतिघात का मात्रक आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा और जो राइट आंसर होगा उस तरह से कमेंट करेगा। प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, समझे? इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है क्योंकि बहुत से ऊपर से मात्रक और बीमा हम लोग देखते आ रहे हैं। चलिए इसका बताइएगा 47 की इस तरह से लिख दीजिएगा और इस तरह से कमेंट करिएगा ABCD जो आपका राइट लगे सो। आगे चलते हैं दोस्तों 49 पे। 47 हो गया 48 पे। 48 में बोल रहा कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फाई बोलते हैं। मतलब कि क्या? कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर कितना है तो फाई है तो शक्ति गुणांक इसका क्या होगा दोस्तों? तो 48 का राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन बी होगा कोस फाई होगा। क्या? कोस फाई हो जाएगा। कोस फाई हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 49 पे। 49 में देखिए क्या बोल रहा है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है मतलब आर का जो मान होता है वो क्या होता है? तो 49 का जाहिर सी बात है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो +5 सेंटीमीटर होता है। कितना? +5 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। +5 सेंटीमीटर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों। आगे चलते हैं 49 हो गया 50 पे। 50 में बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होता है, संचरण का जो दिशा होता है वो क्या होता है दोस्तों? बी के समानांतर होता है या ई के समानांतर होता है या बी इंटू वेक्टर के समानांतर होता है या ई इंटू वी वेक्टर के समानांतर होता है?
तो बता दो दोस्तों कि किसका समानांतर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ई इंटू भी। ई इंटू बी नहीं, बी के समानांतर होता है। राइट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं 51 पे। चलिए 51 पे क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोग का सभी का, तो बताएंगे कि 51 का राइट क्या है कि एक्स किरण के गुण वैसे हैं जैसे, एक्स किरण का जो गुण है वैसी है जैसा, किसका गुण है, तो जैसा गामा किरण का। एक्स किरण का जो वैसा गुण है मतलब कि जैसा गामा किरण का, मतलब दोनों एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों क्या है, तो दोनों समान है, उसका जो गुण है वो समान है, क्वालिटी। आगे चलते दोस्तों 52 पे। 52 में बोल रहा कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। अवतल लेंस देखिए यहाँ हम ट्यूब बना दे रहे हैं, मान के यहाँ को ट्यूब बना दिए, ठीक, इसमें क्या है पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या अवतल लेंस का हम लोग इस तरह करेंगे, अवतल लेंस इसमें हम लोग डुबाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात काम अपसारित होता, क्या काम अपसारित होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 53 पे। 52 हो गया 53 पे। 53 में बोला कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सिंपल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, वो क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात काल्पनिक और सीधा। किसका, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, वो काल्पनिक और सीधा होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 54 पे। 54 पे बोल रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता, कौन सा किसका पुष्टि करता है, व्यतिकरण का, परिवर्तन का, ध्रुवन का, या वर्ण विक्षेपण का। और ये सब का बता दूं क्या, ये सब का आप लोग परिभाषा, किसका, ये सब का आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा कितना, तो 2 मार्क्स में पूछता है, समझे, 2 मार्क्स में पूछ देता है। बोलेगा व्यतिकरण कैसे कहते हैं, ये तो 5 नंबर में देता है इसका अथी निकालने के लिए व्यंजन, कि व्यतिकरण फ्रिंज का चौड़ाई निकाले उसका व्यंजन बतावे। परिवर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण, ये सब 2 मार्क्स में देता है, लेकिन इसका 5 मार्क्स में भी देता है और 2 मार्क्स में भी देता है। तो ये सब का डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग से पूछ रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है, तो जाहिर सी बात है कि कौन करेगा, ध्रुवन करता है। राइट आंसर होगी दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात ध्रुवन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों 55 पे। 55 पे बोल रहे कि आंतरिक संचार में होता है, आंतरिक संचार में क्या होता है, परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, या सभी। तो आंतरिक संचार में क्या होता है दोस्तों, तो बता दूं कि आंतरिक जो संचार में होता है वो इनमें से सभी होता है। चलिए क्या मारेंगे हम लोग, इनमें से सभी, परिवर्तन भी होता है, या अपवर्तन भी होता है, और विवर्तन भी होता है। आंतरिक संचार में इनमें से सभी होता है, ऑल होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 56 पे। देखिए इसमें ना बताऊंगा टोटल एनसीईआरटी बुक से 70 क्वेश्चन बताए हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए कितने, तो यूट्यूब पर मारिएगा ना सर्च तो क्वेश्चन बताया हुआ रहेगा मात्र 10 गो, 20 गो, 50 गो, और मार देगा 500 प्लस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1000 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन मेरा वैसा कुछ एम नहीं है, बल्कि मेरा एम है कि जितना बताऊंगा उतना भाई बच्चों को हेल्प होगा, उतना हेल्प कर सकूंगा। तो मात्र इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से, किसका, एनसीईआरटी के रिलेटेड है। तो बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापता है वो किसका मापता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो ऊर्जा को मापता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 56-57 पे। 57 में बोला दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, क्या दृश्य भाग में पड़ता है। तो बता दूं कि मेरे प्यारे साथियों कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बामर श्रेणी होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी अर्थात बामर श्रेणी होता है। आगे चलते हैं 58 पे। 58 पे इस प्रकार से क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाल बाई प्रकाश, लाइट, समझे, किसका, लाइट का जो चाल होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/137 होता है। जल्दी इसको न्यूमेरिकल आप आगे देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं 59 पे। 59 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, मूल कण नहीं है, उसे बताना कौन मूल कण नहीं है। तो कौन नहीं होगा दोस्तों, तो बता दूं कि 59 का जो करेक्ट आंसर जो नहीं होता है वो होता है ऑप्शन सी अल्फा कण। उसको हम लोग मूल कण के अंतर्गत नहीं देखेंगे। हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या रखेंगे हम लोग मूल कण के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन अल्फा कण को हम लोग मूल कण के अंतर्गत नहीं रख पाएंगे। आगे चलते दोस्तों 60 पे।
60 में इस प्रकार से क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है, सूर्य की ऊर्जा मतलब सूर्य से हमें क्या मिलता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है, उसका कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, गैसों का जलना है, या इनमें से कोई? ये तो हम लोग को पता होता है क्या कि सूर्य से हमारा विटामिन डी मिलता है, क्या विटामिन डी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आखिर किसके कारण प्राप्त होता है ये तो पता नहीं है। तो चलिए हम लोग आज पता कर लेते हैं कि राइट आंसर होगी ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन। राइट आंसर दोस्तों आप लोग बी मार लीजिएगा, जो एग्जाम में धड़क्के से पूछ देगा। आगे चलते हैं 61 पे दोस्तों, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो क्या हो जाएगा? यदि ट्रांजिस्टर के धारा का मान अल्फा तथा बीटा है तो क्या हो जाएगा? तो क्या होता है तो अल्फा तथा बीटा है तो बीटा इस तरह से होता है और अल्फा जो होता है वो इस तरह से होता है। समझे? मतलब एक से बड़ा क्या होता है, एक से बड़ा कहाँ दिया गया ऑप्शन बी में, मतलब एक से बड़ा होता है बीटा और अल्फा से बड़ा होता है 1। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 62 पे। 62 में बोला कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन होता है? नॉर गेट ने पूछा, पीछे क्या बोला था और गेट पूछा था, लेकिन आगे पूछा है नॉर गेट। तो बता दूं दोस्तों कि नॉर गेट के लिए क्या होता है, इसको प्लस होता है ए प्लस के बी इजकल टू होता है वाई होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मार लीजिए, ए प्लस के बी इजकल टू वाई। आगे जाता है दोस्तों 63 पे। 63 में बोल के प्रकाश से तंतु का सिद्धांत है, प्रकाश तंतु का सिद्धांत कौन है? विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन या अपवर्तन? तो बता दूं दोस्तों कौन है कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश से तंतु का सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परिवर्तन नहीं बल्कि परावर्तन। आगे चलते हैं दोस्तों 64 पे। 64 में बोल रहा है कि आर दूरी के विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो जाहिर सी बात है कि आर माइनस टू के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 65 पे। 65 में बोल रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या है, मतलब विद्युतीय फ्लक्स का बीमा क्या है? तो जाहिर सी बात है क्या होता है, चलिए आप लोग बताएंगे। वेरी गुड, राइट आंसर क्या? तो ऑप्शन बी होता है। वेरी गुड क्वेश्चन है। एम एल क्यू टी पर -3 आई पर -1 होता है विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 66 पे। 66 में बोल रहा कि एकांक आवेश को समविभवी सतह पर 1 मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? 1 मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। 1 मीटर पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। बाकी टेंशन नहीं लेना, बाकी प्रतिदिन क्लास करते रहना, वो टेंशन नहीं लेंगे कैसे एग्जाम हो जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितना नंबर आएगा। सो बस लगातार कंटिन्यू मेहनत करना है। देखिए इंतजार नहीं करना है कि हम लोग का फरवरी में एग्जाम है, इस तरह से फरवरी आ जाए हम लोग एग्जाम देते हैं। देखिए इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए मेहनत करना सीखिए, इंतजार करना नहीं। वो एक दिन आएगा तो खुद मिल जाएगा, समझे? आगे देखिए 67 में क्या बोल रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होता है। विद्युत तीव्रता जो होता है वो कितना होता है? तो बता दूं कि 0 होता है, 0 होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो होता है वो 0 के बराबर होता है, 0 होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 68 पे। 68 नंबर का सेल का इकाई क्या? सेल का क्या बोल रहा है? E1F मापा जाता है। E1F क्या होता है? E1F तो किससे मापा? इकाई बोल रहा है, इकाई किससे मापा जाता है? इकाई हो जाएगा। सेल का इकाई किससे मापा जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि 68 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर से। किससे? तो वोल्टा मीटर से मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 69 पे। 69 पे क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? किसका? तो किरचॉफ का नियम। चलिए किरचॉफ किसका 2 मार्क्स भी मार लीजिए और 5 मार्क्स भी मार लीजिए। अगर छोटा में पूछा तो डायरेक्ट डिफिनेशन लिख दीजिएगा, और अगर किरचॉफ का नियम बोले तो सचित्र वर्णन करके उसका पूरा लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स दे देगा बिन धड़ाके। तो किससे, कौन सिद्धांत से संबंधित है? ऊर्जा से, संवेग से, ऊर्जा से, आवेश से या कोणीय संवेग से? तो बता दूं दोस्तों 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात आवेश से संबंधित है। किससे? आवेश से संबंधित है ना, बोलता आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आगे चलते हैं दोस्तों 70 पे और लास्ट क्वेश्चन है बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? विभवांतर, आवेश, ऊर्जा या धारा? तो बता दूं दोस्तों कि 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा मापा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो गया, लास्ट हो गया। यही चलते हैं आगे।
आगे तो बस इतना ही था, समाप्त हो गया। बाकी आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कैसा लगा। आप लोग सभी को देखे होंगे लास्ट तक, तो आप लोग बताएंगे आप लोग का कैसा लगा ऑब्जेक्टिव, या इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए या ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाई STN, समझे। तो चलिए फिर मिला जाए अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।